और मेरे प्यारे बच्चों, जो सामाजिक विज्ञान का पेपर देने वाले हैं उनके लिए तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को सामाजिक विज्ञान के एक वायरल मॉडल पेपर बताने वाला हूं। अगर यह वायरल मॉडल पेपर अगर आप तैयार कर लेते हो तो मेरे प्यारे बच्चों, जो सामाजिक विज्ञान में आप 70 में से 70 में स्कोर करके आने वाले हो। कोड में आपके 825 आई जेड कोड में मेरे प्यारे बच्चों। और इस पेपर को हल करने के लिए आपके पास जो टाइम मिला है वो मिला है 3 घंटे 15 मिनट। 3 घंटे 15 मिनट के अंदर इस पेपर को सॉल्व करना होगा। और मेरे प्यारे बच्चों, एडमिट कार्ड आप लोगों को लेकर जाना और एडमिट कार्ड पर से देखकर सही सही अपना नाम और अनुक्रमांक यहाँ पे लिख देना है। जैसे ही इस नीचे पढ़ोगे मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ पे आप लोगों को निर्देश देखने को मिलेगा और निर्देश पढ़ने में बहुत ही ज्यादा कम पता चलिए। पहला निर्देश बोला है कि प्रारंभ के 15 मिनट तक छात्रों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। बोला कि शुरू के 15 मिनट आपको टाइम लगेगा इस पेपर को पढ़ने के लिए और 3 घंटे में इस पेपर को सॉल्व करना होगा। दूसरा है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए सारे प्रश्न करना अनिवार्य है। तीसरा है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंड में, खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। ये जो पेपर है सामाजिक विज्ञान का, तो 2 खंडों में बनाना होगा। एक तो खंड अ में, एक आएगा आपका खंड ब। देखिए खंड अ में क्या है, तो खंड अ में बोला है कि एक अंक के 20 विकल्प के प्रश्न है। इनका उत्तर वो मार्कशीट पर आप लोगों को दिया जाना है। कहने का मतलब है कि खंड अ में 20 विकल्प के प्रश्न पूछेगा और एक प्रश्न 1 नंबर के लिए रहेगा। मतलब कि 20 विकल्प के प्रश्न 20 नंबर के लिए पूछा जाएगा खंड अ में। इसके बाद अगला निर्देश कह रहा है कि वो मार्कशीट पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे काटते नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइट कलर आदि का प्रयोग न करें। कह रहा है कि एक बार जो ऑप्शन आपने रंग दिया वो मार्कशीट पे, तो उसे आपने रंग दिया, न तो उसे काटना है न तो इरेजर किसी सहायता से उसे मेरे बच्चों व्हाइट कलर की सहायता से मिटाना है। इसके बाद कह रहा है कि अब खंड ब, खंड ब जो है 50 अंकों का है। इसमें 2 प्रकार के प्रश्न हैं, एक आपका वर्णनात्मक पहला, एक आपका वर्णनात्मक दूसरा। तथा मानचित्र से संबंधित 2 प्रश्न आप लोगों को दिखेंगे। प्रश्न संख्या 29 का क और 29 का ख, 10 नंबर का मानचित्र ही पूछा जाता है। इसके बाद मैंने देखा कि प्रत्येक प्रश्न के लिए निर्धारित गुण के समूह अंकित हैं। हर एक प्रश्न के आगे लिखा हुआ मिलेगा कि प्रश्न 1 नंबर का है, या वो प्रश्न 2 नंबर का है, या वो प्रश्न 4 नंबर का है, या वो प्रश्न 6 नंबर का है। जितना भी नंबर का कोई भी प्रश्न होगा उसके सामने लिखा हुआ मिलेगा। चलिए अगला निर्देश है, कह रहा है कि दिए गए मानचित्र को प्रश्न पत्र से पढ़कर उन पर अंकित कीजिए तथा मानचित्र को उत्तर पुस्तिका को मजबूती के साथ अवश्य संलग्न कीजिए। कह रहा है कि मानचित्र जब आप कर लेंगे तो उस मानचित्र को भी आपको उत्तर पुस्तिका के साथ मजबूती से संलग्न कर देना है, तभी तो विद्यार्थी चेक करेगा उसको। इसके बाद लास्ट निर्देश कि दृष्टिबाधित परीक्षार्थियों के लिए मानचित्र कार्य के स्थान पर अलग से प्रश्न लिखने के लिए दिए गए हैं। जो आंखों से कमजोर हैं, जिनको दिखाई नहीं देता है, उनके लिए अलग से मानचित्र प्रश्न दिए गए हैं। पेपर आप लोगों का यहाँ से स्टार्ट हुआ है। देखिए खंड और खंड अ में दिया हुआ है बहुत विकल्प के प्रश्न, 20 विकल्प के प्रश्न खंड अ में रहेंगे। देखिए मेरे प्यारे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ ताकि आपको दिखने में अच्छे तरीके से आसानी हो। देखिए पहला प्रश्न, इस प्रश्न को कई बार मैं पढ़ा चुका हूं, मेरे प्यारे बच्चों जो डेली भी पढ़ते होंगे हमसे वो तुरंत इसका उत्तर दे पाएंगे। देखिए पहला प्रश्न बोला है यहाँ पे कि निम्नलिखित में से किसने एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया था। 1 नंबर के लिए प्रश्न है, तो किसने गुप्त संगठन यंग इटली बनाया था मेरे प्यारे बच्चों? उनका नाम था ज्यूसेप्पे मेनेसेनी। कौन? ज्यूसेप्पे मेनेसेनी, उनका नाम था। बी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ज्यूसेप्पे मेनेसेनी ने ही एक गुप्त संगठन यंग इटली बनाया था। क्लियर है? इसके बाद दूसरा प्रश्न देखिए क्या है। दूसरा प्रश्न है कि कार्बन लॉ से संबंधित देश से, 1 नंबर के लिए प्रश्न है, तो कार्बन लॉ से संबंधित जो देश है मेरे प्यारे बच्चों वो है आपका ब्रिटेन। कौन है? ब्रिटेन है। डी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ब्रिटेन। आगे है प्रश्न संख्या 30। ये भी प्रश्न के पढ़ा चुका हूं कि नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय कब हुई थी? किस सन में नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय हुआ था मेरे प्यारे बच्चों? 1 नंबर के लिए प्रश्न है, तो सन 1815 ईस्वी में हुआ था। 1815 ईस्वी में। बी वाला जो इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आएगा प्रश्न संख्या 14। क्या है कि महामंदी का सबसे बुरा असर पड़ा? कई बार इस प्रश्न को भी पढ़ा चुका हूं। तो महामंदी का जो सबसे बुरा असर पड़ा था मेरे प्यारे बच्चों वो कृषि क्षेत्र पर पड़ा था। किस पे? कृषि क्षेत्र पर पड़ा था। बी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे है प्रश्न संख्या 5। प्रश्न संख्या 5 है कि गुलामगिरी किसकी रचना है? 1 नंबर के लिए प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, तो जो गुलामगिरी किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों वो है आपका
ज्योतिबा फुले की, ज्योतिबा बाई फुले की, ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 6, इसको भी मैं कई बार बता चुका हूं कि निम्नलिखित में से कौन सा विषय संघ सूची से संबंधित है। एक नंबर के प्रश्न है। तीन चार ऑप्शन में से कौन ऐसा विषय है जो संघ सूची से संबंधित है। वो है मेरे प्यारे बच्चों प्रतिरक्षा, कई बार पढ़ा चुका हूं। ये वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सातवां प्रश्न देख लीजिए क्या है, कह रहा है कि भारतीय संविधान में भाषाओं को किस अनुसूची में रखा गया है। एक नंबर के लिए प्रश्न है। तो भारतीय संविधान की अगर हम बात करें, उसमें जो भाषा है उसको किस अनुसूची में रखा गया है, तो उसको मेरे प्यारे बच्चों भाषा को 8वीं अनुसूची में रखा गया है। सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 8वां कि भारतीय संविधान के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है गलत है। एक नंबर के लिए प्रश्न है। तो भारतीय संविधान के बारे में कौन सा कथन इन चारों ऑप्शनों में से गलत है, ये हम लोगों को बताना है। तो गलत है आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि कह रहा है कि यह धर्म को राज्य के धर्म बताता है। क्या संविधान एक धर्म को राष्ट्र के धर्म बताता है? बिल्कुल गलत बात है। तो बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। इसके बाद प्रश्न संख्या 9 कह रहा है कि जनता के लिए शासन किस शासन व्यवस्था की विशेषता है। एक नंबर के लिए प्रश्न है। जनता के लिए शासन किस शासन व्यवस्था की विशेषता ये बताना है। तो यह जो है मेरे पास लोकतंत्र की विशेषता है। बी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न संख्या 10वां, प्रश्न संख्या 10वां मेरे प्यारे बच्चों कि लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। एक नंबर के लिए प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। तो क्या है यहाँ पे कि लोकतंत्र के मूल्यांकन की दृष्टि से हमें बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु जो है लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं के अनुरूप नहीं है। ठीक है, तो वह है आपका बहुसंख्यकों का शासन। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 11 की तरफ। क्या है कि उत्पत्ति के आधार पर संसाधनों का निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण सही है। एक नंबर के लिए प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। तो कौन सा वर्गीकरण सही है, वो है आपका जैव और अजैव दोनों। सी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 12 देखिए। कह रहा है कि प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन किस नगर में आयोजित किया गया था। एक नंबर के लिए प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। तो वो जो किया था किस नगर में आयोजित किया गया था प्रथम अंतरराष्ट्रीय पृथ्वी सम्मेलन, तो रियो डी जेनेरो में किया था। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। क्या है कि खरीफ की फसलों के बोए जाने का समय है। एक नंबर के प्रश्न है। इस प्रश्न को कोई भी बता सकता है कि खरीफ की फसलों के बोए जाने का जो समय है वो है आपका जून जुलाई। ये वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 14 की तरफ। क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा खनिज है। तो कौन सा ऊर्जा खनिज है इन चारों ऑप्शनों से बताना है। एक नंबर के लिए प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। तो वो है आपका प्राकृतिक गैस। क्या है प्राकृतिक गैस। सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 15। प्रश्न संख्या 15 है कि कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण है। एक नंबर के लिए प्रश्न है। तो कृषि आधारित उद्योग का उदाहरण चारों ऑप्शनों में से कौन है। वो है आपका सूती वस्त्र उद्योग। बी वाला ऑप्शन जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 16। कह रहा है कि भारतीय रेल में रेल प्रखंडों की कुल संख्या है। एक नंबर के लिए प्रश्न है। तो भारतीय रेल में रेल प्रखंडों की टोटल संख्या कितनी मेरे प्यारे बच्चों। तो टोटल संख्या है आपका 18। बी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या 17 कि सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का जो आर्थिक क्षेत्र है वो कौन सा है। एक नंबर के लिए प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। तो सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी का जो आर्थिक क्षेत्र है वो तृतीय क्षेत्र है। किससे अंतर्गत आता है। तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला है 18वां प्रश्न। कह रहा है कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था। एक नंबर की प्रश्न है। बहुत इंपोर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों कि उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था ये बताना है। तो सन 1986 में पारित हुआ था। बी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लीजिए प्रश्न संख्या 19।
कह रहा है कि किसी देश का विकास आधारित होता है। तो किसी देश का जो विकास होता है वो किस पर आधारित होता है मेरे प्यारे बच्चों? तो देखिए, प्रति व्यक्ति आय पर आधारित होता है, औसत साक्षरता दर पर आधारित होता है, लोगों की स्वास्थ्य स्थिति पर आधारित होता है। इसलिए डी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी। इसके बाद लास्ट प्रश्न, प्रश्न संख्या 20वां, वो विकल्प के लास्ट प्रश्न है कि मनरेगा कार्यक्रम किस वर्ष से प्रारंभ हुआ था? 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो मनरेगा जो कार्यक्रम हुआ था मेरे प्यारे बच्चों, वो वर्ष 2005 में लागू हुआ था। सी वाला ऑप्शन जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने 20 विकल्प के प्रश्नों का उत्तर बता दिया। 20 में 20 नंबर आपका आना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। एक भी नंबर आपका कटना नहीं चाहिए, क्योंकि पूरा डिटेल में मैंने आंसर यहाँ पे आप लोगों को बताया है। चलिए, खंड और यहाँ पे आप लोगों का समाप्त हो गया। अब यहाँ से स्टार्ट हो रहा है खंड ब। खंड ब में सबसे पहले दिया हुआ है वर्णनात्मक पहला। ठीक है, वर्णनात्मक पहला, इसमें प्रश्न संख्या 21। ठीक है, जिसमें इतिहास और भूगोल के प्रश्न रहेंगे। प्रश्न संख्या 21 है, कह रहा है कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा? 4 नंबर के लिए प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों। अगर मेरे प्रश्न नहीं करना चाहते हैं तो अथवा करके एक प्रश्न और दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों कि G77 देशों से आप क्या समझते हैं? तो दोनों प्रश्नों का उत्तर बताऊंगा। दोनों ही 4 नंबर के हैं, तो दोनों में से ये नहीं करना है। मैं दोनों का आंसर बता दूंगा, जो आसान लगेगा उसको याद करके जाइएगा। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन क्यों बढ़ा। तो देखिए यहाँ पे प्रश्न संख्या 21, प्रश्न संख्या 21 लिखेंगे, ये हेडिंग लगेगी आपकी कि प्रथम विश्व युद्ध के समय भारत का औद्योगिक उत्पादन कई कारणों से बढ़ा। कौन कौन से कारणों से बढ़ा देखिए। तो पहला पॉइंट लिखेंगे कि ब्रिटेन के कारखानों युद्ध संबंधी जरूरतों को पूरा करने में व्यस्त हो गए, जिससे मैनचेस्टर से भारत में माल का जो आयात हो कम हो गया। इसके बाद दूसरा पॉइंट है कि भारतीय उद्योगों को अचानक एक विशाल स्थानीय बाजार मिल गया, जिससे उन्हें उत्पादन बढ़ाने का अवसर मिल गया था। इसके बाद आप लोगों का तीसरा पॉइंट कि ब्रिटिश सरकार ने भी के दौरान भारतीय उद्योगों का समर्थन दिया, क्योंकि उन्हें सेना के लिए वस्त्र, जूट बैग और अन्य आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकता थी। बस इतना पॉइंट आपको लिख देना मेरे तरफ से। 4 नंबर आप लोगों को मिल गया। इतना आसान शब्द में कोई आंसर आप लोगों को बताया नहीं, याद भी हो जाएगा। अगर ये प्रश्न नहीं करना चाहते हैं तो G77 देशों से आप क्या समझते हैं? ठीक है, इसका उत्तर देख लीजिए। इसका उत्तर देखिए, आप लिखेंगे इसका आंसर कि G77 विकासशील देशों का एक संगठन है। इसकी स्थापना जो हुआ था सन 1964 में संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन UNCTAD के दौरान हुई थी। प्रारंभ में इसमें 77 देश शामिल थे, इसलिए इसे G77 कहा गया। इस संगठन का मुख्य उद्देश्य विकासशील देशों के आर्थिक हितों की रक्षा करना, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में समानता स्थापित करना और संयुक्त राष्ट्र में विकासशील देशों की सामूहिक आवाज को मजबूत करना है। बिल्कुल डिटेल में मैं इसका आंसर लिख दिया हूं, बिल्कुल शॉर्टकट में। आप जब इसका उत्तर लिखोगे एग्जाम प्रभावित हो जाएगा, एग्जाम चेक करेगा। जो मैंने वर्ड उसको मैंने हाईलाइट कर रखा है, इसी तरह आपको भी हाईलाइट कर देना है पेपर में। इसके बाद प्रश्न संख्या 22। देखिए, प्रश्न संख्या 22 है कि लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है। स्पष्ट कीजिए, कह रहा है कि लोकतंत्र जो शासन है वो अन्य व्यवस्थाओं से कैसे बेहतर है, ये बताना है। 4 नंबर मिलेगा। अगर ये प्रश्न नहीं करना चाहते हैं तो अथवा करके प्रश्न और दिया है कि लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेवार और वैध सरकार का गठन करता है। दोनों में से कोई ये नहीं करना, मैं दोनों का आंसर बताऊंगा। पहले हम लोग ये बात देख लेते हैं कि लोकतंत्र शासन अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है कैसे, ये बताना है। तो देखिए, इसका उत्तर लिखेंगे हम लोग प्रश्न संख्या 22। लिखेंगे कि लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है क्योंकि यह समानता, जवाबदेही और विविधता को बढ़ावा देता है। फिर इसमें पहला पॉइंट लिखेंगे कि यह नागरिकों के बीच समानता के सिद्धांत पर आधारित है, जहां सभी व्यक्तियों को समान अधिकार और अवसर मिलते हैं। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि लोकतांत्रिक सरकारें जनता के प्रति उत्तरदायी होती हैं और उन्हें अपने कार्यों के लिए जवाब देना पड़ता है। इसके बाद लिखेंगे तीसरा पॉइंट कि यह एक वैध सरकार का गठन करता है जो लोगों द्वारा
चुने गए प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है, जिससे शासन को विविधता मिलती है। बस इतना ही पॉइंट आपको लिखना है मेरे प्यारे बच्चों। 4 नंबर आपके कंप्लीट हो गए। अगर ये नहीं करना चाहते हैं तो ये वाला प्रश्न आप कर लीजिए कि लोकतंत्र किस प्रकार उत्तरदायी, जिम्मेवार और विविध सरकार का गठन करता है। तो देखिए इसका आंसर हम लोग लिखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, अथवा का। देखिए अथवा का आंसर है, लिखेंगे पहला इसमें कि लोकतंत्र में सरकार नियमित, स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के माध्यम से बनती है, जिससे सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि सरकार को संसद, विधानसभा के प्रति जवाबदेह होना पड़ता है और उनके कार्यों पर निगरानी रखनी, मतलब उनके कार्यों पर निगरानी रखी जाती है। तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि लोकतंत्र में शासन संविधान और कानून के अनुसार चलता है, जिससे सरकार जिम्मेदार बनती है। इसके बाद चौथा है कि जनता की सहमति और समर्थन से बनी सरकार को हम लोग विविधता प्राप्त होती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने 4 पॉइंट लिखा है, बस इतना ही पॉइंट, 4 पॉइंट आपको लिख देना है। 4 नंबर आपको मिलेगा तो यहाँ पे मिल जाएगा। तो प्रश्न 22 का मैंने 2 नंबर बता दिया। अब आएंगे प्रश्न संख्या 23। प्रश्न संख्या 23 है कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? भारतीय उद्योगों पर इसके प्रभाव का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? 2 नंबर इसमें मिलेगा। और भारतीय उद्योगों पर इसके प्रभाव को उल्लेख करके 2 नंबर इसमें मिलेगा। टोटल 4 नंबर मिलेगा। अगर प्रश्न नहीं करना चाहते हैं तो अथवा करके प्रश्न और है कि भारत में रेल परिवहन के विकास पर प्रकाश डालिए, भी 4 नंबर है। तो दोनों में से कोई एक नहीं आपको करना है, मैं आंसर दोनों को बताऊंगा। पहले हम लोग देख लेते हैं कि वैश्वीकरण से आप क्या समझते हैं? भारतीय उद्योगों पर इसके प्रभाव का उल्लेख कीजिए। पहले इसका हम आंसर देख लेते हैं। तो देखिए इसका उत्तर लिखेंगे प्रश्न संख्या 23। लिखेंगे कि वैश्वीकरण जो है वो विभिन्न देशों के बीच आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक एकीकरण की प्रक्रिया है, जिसमें हम लोग पहला पॉइंट लिखेंगे कि भारतीय उद्योगों पर इसका प्रभाव जो है सकारात्मक और नकारात्मक दोनों रहा है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि बहुराष्ट्रीय कंपनियों के प्रवेश से प्रतिस्पर्धा बढ़ी और कुछ स्थानीय उद्योग प्रभावित हुए। तीसरा पॉइंट लिखेंगे हालांकि इसने भारतीय कंपनियों को वैश्विक बाजार तक पहुंच प्रदान की और निर्यात के अवसर जो है वो बढ़ रहे हैं। ठीक है, ऐसे आप लोगों को आंसर लिखना है, पॉइंट बनाना है मेरे प्यारे बच्चों। तो बिल्कुल ही जानना पूरा नंबर आप लोगों को देगा। अगर नहीं करना चाहते हैं तो ये वाला कर लीजिए कि भारत में रेल परिवहन के विकास पर प्रकाश डालिए, ये भी प्रश्न तो 4 नंबर का ही है। तो देखिए इसका उत्तर लिखेंगे, अथवा का उत्तर लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। देखिए पहला लिखेंगे पॉइंट कि रेल परिवहन भारत का सबसे महत्वपूर्ण और सस्ता परिवहन साधन है, जिसने देश के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे कि इससे कच्चे माल और तैयार माल का परिवहन आसान और सस्ता हुआ, जिससे उद्योग और कृषि दोनों को बढ़ावा मिला। तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि रेल परिवहन ने देश के दूर दराज क्षेत्रों को जोड़कर राष्ट्रीय एकता को मजबूत किया है। और चौथा पॉइंट लिखेंगे कि भारत में रेलवे का जाल अत्यंत विस्तृत है, जो व्यापार, आवागमन और रोजगार के अवसर बढ़ाता है। बस इतना ही पॉइंट आपको आंसर में लिखना है। क्लियर है? चलिए अब हम लोग आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या 24 की तरफ। प्रश्न संख्या 24 है कि मृदा अपरदन को रोकने के कोई 2 उपाय सुझाइए। 2 नंबर के हिसाब से 4 नंबर आपको मिलेगा। तो इसका आंसर हम लिखेंगे यहाँ पे प्रश्न संख्या 24 कि मृदा अपरदन को रोकने के 2 उपाय हैं। कौन कौन से? तो पहला है वन रोपण। इसमें लिखेंगे कि अधिक से अधिक पेड़ लगाने से मिट्टी की ऊपरी परत को बहने से रोका जा सकता है, क्योंकि पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांधे रखती है। और दूसरा होता है सीढ़ीदार खेती। इसमें लिखेंगे कि पहाड़ी क्षेत्रों में सीढ़ीदार खेत बनाकर पानी के बहाव को धीमा किया जा सकता है, जिससे मिट्टी का जो कटाव होता है वो कम होता है। बस अगर नहीं करना चाहते तो कोई दिक्कत नहीं है। अथवा करके नीचे के प्रश्न हो दिया है कि चतुर्थक क्षेत्रक अन्य क्षेत्रकों से कैसे अलग है। 2 उदाहरणों सहित इसकी व्याख्या कीजिए। 4 नंबर के लिए। ठीक है, इसको कर लेना अगर वो वाला नहीं आता दोबारा तो इसके लिखेंगे अथवा उत्तर कि चतुर्थक क्षेत्र अन्य क्षेत्रकों से इसलिए अलग है क्योंकि यह ज्ञान, सूचना और अनुसंधान आधारित सेवाओं से संबंधित होता है, जबकि
प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र वस्तुओं के उत्पादन और वितरण से जुड़े होते हैं। इस क्षेत्र में शारीरिक श्रम की अपेक्षा बौद्धिक और तकनीकी ज्ञान का अधिक महत्व होता है। चतुर्थक क्षेत्र का मुख्य उद्देश्य जानकारी का सृजन, विश्लेषण और प्रसार करना होता है। उदाहरण के तौर पर पहला लिख देना सूचना प्रौद्योगिकी आईटी की सेवाएं और दूसरा लिख देना अनुसंधान एवं विकास। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 24 यहाँ पे पूर्ण रूप से कंप्लीट हो गया। अब आएगा आप लोगों का वर्णनात्मक दूसरा। वर्णनात्मक दूसरा, इसमें आपके बोला है कि निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लगभग 150 शब्दों में देना होगा, क्योंकि सारे प्रश्न 6 नंबर के रहेंगे। तो 150 शब्दों में इनका उत्तर देना है मेरे प्यारे बच्चों। मेरे बिल्कुल आसान तरीका आप लोगों को बता दूंगा, इसका टेंशन ना लीजिए आप। प्रश्न संख्या 25 देखिए, कह रहा है कि सत्याग्रह का क्या अभिप्राय है? सत्याग्रह के संबंध में महात्मा गांधी के क्या विचार थे? कितने नंबर मिलेंगे आपको? 6 नंबर मिलेंगे। तो चलिए पहले इसका उत्तर देख लेते हैं। देखिए वर्णनात्मक दूसरा, ठीक है, प्रश्न संख्या 25 का उत्तर पहले देखें हम लोग सत्याग्रह का क्या अर्थ होता है। तो सत्याग्रह का अर्थ लिखेंगे
क्लियर है? अगले प्रश्न नहीं करना चाहते हैं, देवरा कर लीजिएगा कि भारत में खनिज तेल पेट्रोलियम के उत्पादन एवं वितरण का वर्णन कीजिए। चलिए इसका आंसर आप कैसे लिखिएगा? देखिए अथवा करके इसका आंसर लिखना चालू कीजिएगा कि भारत में खनिज तेल पेट्रोलियम का उत्पादन और वितरण बहुत महत्वपूर्ण है। पेट्रोलियम मुख्य रूप से असम, गुजरात, महाराष्ट्र और कर्नाटक में पाया जाता है। इसके बाद लिखिएगा उत्पादित तेल को रिफाइनरियों में भेजकर पेट्रोल, डीजल, केरोसिन आदि में बदला जाता है। इसके बाद पाइपलाइन, रेलवे और टैंकरों के माध्यम से विभिन्न हिस्सों में पहुंचाया जाता है। पेट्रोल पंपों के जरिए आम जनता और उद्योगों तक यह तेल जो है उपलब्ध होता है। फिर लिखिएगा पेट्रोलियम उद्योग रोजगार और आर्थिक विकास में योगदान देता है और भारत की ऊर्जा सुरक्षा सुनिश्चित करता है। क्लियर है? चलिए आगे प्रश्न संख्या 28। प्रश्न संख्या 28 है कि आर्थिक विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। 6 नंबर। अगले प्रश्न नहीं आता है आपको, तथा करके प्रश्न और दिया है कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन का परिचय दीजिए। ये भी 6 नंबर का है। तो पहले हम लोग ऊपर वाला देखते हैं कि आर्थिक विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण कीजिए। तो देखिए इसका उत्तर लिखेंगे प्रश्न संख्या 28 का। इसमें ऋण की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। ऋण के माध्यम से सरकार, उद्योग और किसान अपनी आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाते हैं और विकास की दिशा में काम करते हैं। इसमें ऋण की भूमिका पूछा था, तो पहला लिखेंगे कृषि में योगदान। इसमें लिखेंगे कि किसानों को कृषि ऋण मिलने से बीज, सिंचाई और मशीनरी खरीदने में मदद मिलती है, जिससे उत्पादन बढ़ता है। दूसरा हम लोग लिखेंगे औद्योगिक विकास। औद्योगिक विकास लिखेंगे उद्योगों को ऋण मिलने से नए उद्योग स्थापित होते हैं और उत्पादन बढ़ता है, जिससे रोजगार और आय में वृद्धि होती है। तीसरा हम लिखेंगे व्यक्तिगत और व्यावसायिक निवेश। इसमें लिखेंगे ऋण से लोग घर, व्यापार या शिक्षा में निवेश कर सकते हैं, जिससे आर्थिक गतिविधियां बढ़ती हैं। और चौथा है यहाँ पे आर्थिक सुधार और विकास। लिखेंगे सरकार ऋण का उपयोग सार्वजनिक परियोजनाओं, बुनियादी ढांचे और सामाजिक विकास योजनाओं में करती है, जिससे समग्र आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है। क्लियर है? चलिए आप अगर प्रश्न नहीं करना चाहते हैं, देवरा कर लीजिए कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन का परिचय दीजिए। तो देखिए इसका आंसर हम लोग कैसे लिखेंगे? इसका आंसर होगा अथवा का। लिखेंगे कि भारत में उपभोक्ता आंदोलन का उद्देश्य उपभोक्ताओं के अधिकारों की सुरक्षा करना और उनके हितों की रक्षा करना है। यह आंदोलन उपभोक्ताओं का शोषण और दोषपूर्ण वस्तुओं से बचाने में मदद करता है। परिचय में यहाँ पे पहला पॉइंट लिखेंगे कि उपभोक्ता आंदोलन 1960 से 1970 के दशक में शुरू हुआ, जब उपभोक्ताओं ने अपने अधिकारों की सुरक्षा के लिए संगठित होना शुरू किया। इसके बाद दूसरा लिखेंगे कि भारत में 1986 में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू किया गया, जिसने उपभोक्ताओं की कानूनी सुरक्षा दी। तीसरा पॉइंट लिखेंगे कि उपभोक्ता संगठन और अदालत ने उपभोक्ताओं की बेईमानी, नकली उत्पाद और अधूरी सेवाओं से बचाने में सक्रिय है। इसके बाद लिखेंगे इस प्रकार भारत में उपभोक्ता आंदोलन ने उपभोक्ताओं को सशक्त बनाया और उनके अधिकारों की रक्षा सुनिश्चित की है। इसका आंसर मैंने पूर्ण रूप से डिटेल में और सिंपल वर्ड में आंसर लिख के लगाया है, ताकि आपको आसानी तरीके से मेरे प्यारे याद हो पाए। अब आया मेरे प्यारे बच्चों मानचित्र से संबंधित प्रश्न। आपको एक मानचित्र मिलेगा। प्रश्न संख्या 29 का क। देखिए बोला है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए मानचित्र पृष्ठ संख्या 13 पर इस चिन्ह द्वारा नाम सहित दर्शाइए। सही नाम तथा सही अंकन के आधे आधे अंक निर्धारित हैं। जैसे पहला प्रश्न यहाँ बोला है कि वह स्थान जहाँ भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन सितंबर 1920 में हुआ था। तो देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था वो भी सितंबर 1920 में वो हुआ था मेरे प्यारे बच्चों कोलकाता में। कहाँ हुआ था? कोलकाता में हुआ था मेरे प्यारे बच्चों। तो आप इसका आंसर लिखोगे कोलकाता। इसके बाद मानचित्र आपको मिलेगा। मानचित्र पे कोलकाता लोकेशन को देखकर वहां पे इस चिन्ह से आपको दर्शा देना है। समझ में आ गया? इस चिन्ह लिखने के बाद यहाँ पे लिख दीजिएगा कोलकाता। इसके बाद दूसरा है कि वह जनपद जहाँ जलियांवाला बाग की घटना घटी। तो जलियांवाला बाग की घटना कहाँ घटा था? अमृतसर में। मेरे लिख देता हूँ यहाँ पे
कहाँ पे? अमृतसर। और अमृतसर कहाँ पे पड़ता है? पंजाब में। आपको कोष्टक में पंजाब लिख दीजिएगा। क्लियर है? फिर वहां पे आपको मानचित्र में लोकेशन ढूंढना पड़ेगा कि अमृतसर पंजाब का लोकेशन कहाँ है। फिर ये वाला चीज आपको यहाँ पे इस तरह बनाकर और इस तरह आपको उसके बगल में अमृतसर आपको कोष्टक में पंजाब लिख देना है। इसके बाद तीसरा कि वह स्थान जहाँ नील की खेती करने के वाले किसानों का आंदोलन हुआ। तो नील की खेती जो हुआ था मेरे आंदोलन, वो हुआ था चंपारण में। कहाँ पे हुआ था? चंपारण में। यहाँ पे लिखिएगा, इसका उत्तर हो जाएगा चंपारण। और चंपारण कहाँ है मेरे प्यारे बच्चों? वो है आपका बिहार में। चंपारण जो है वो कहाँ पे है? बिहार में है। कोष्टक में आप बिहार लिख दीजिएगा। और मानचित्र पे बिहार और चंपारण, बिहार में चंपारण है, उसके लोकेशन ढूंढकर और इस चिन्ह से प्रदर्शित कर दीजिएगा। इसके बाद चौथा वह स्थान जहाँ सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह किया था। तो सूती मिल श्रमिकों ने सत्याग्रह आंदोलन कहाँ किया था? अहमदाबाद में। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, कहाँ पे किया था? अहमदाबाद में। अहमदाबाद, ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पड़ता है? गुजरात में। तो कोष्टक में गुजरात लिख दीजिएगा। इसके बाद वह जनपद जहाँ चौरी चौरा की घटना घटी थी। चौरी चौरा घटना कहाँ घटा मेरे बच्चों? सबको मालूम है, गोरखपुर में। कहाँ पे? गोरखपुर। और गोरखपुर कहाँ पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो कोष्टक में उत्तर प्रदेश लिख दीजिएगा। तो पांचों प्रश्नों को उत्तर बता दिया, सिर्फ आपको मानचित्र में इसको दर्शाना है। इसके बाद खबर है कि निम्नलिखित स्थानों को भारत के दिए गए मानचित्र पृष्ठ संख्या 15 में चीन द्वारा नाम सही दर्शाइए, सही नाम सही अंक पे आधार देने का आपको निर्धारित है। चलिए देख लेते हैं। पहला प्रश्न है क्या है कि ओडिशा राज्य की प्रमुख नदी इस चीन द्वारा नाम सही दर्शाइए। तो देखिए, ओडिशा राज्य का कोई भी नदी का नाम आप इस चीन के द्वारा दर्शा सकते हैं। जैसे ओडिशा में पड़ता है आपका महानदी। क्या पड़ता है? महानदी। तो महानदी आपको दर्शा के इस चिन्ह से आपको डिनोट कर देना मानचित्र पे। इसके बाद मध्य प्रदेश की राजधानी नगर को इस चिन्ह के द्वारा नाम से दर्शाइए। तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल। तो यहाँ पे आप भोपाल, जहाँ पे मानचित्र में भोपाल का लोकेशन होगा, वहां पे भोपाल लिख कर और इस चिन्ह के द्वारा आप वहां पर दर्शा दीजिएगा। तीसरा है कि सूती वस्त्र उद्योग का एक केंद्र इस चिन्ह के द्वारा नाम से। तो सूती वस्त्र का कोई एक केंद्र, तो सूती वस्त्र उद्योग का कोई केंद्र है। एक आपका मुंबई में है, जिसे महाराष्ट्र में पड़ता है, एक अहमदाबाद में है। तो आप दोनों आंसर लिख सकते हो, मतलब दोनों में से कोई है। या तो आप मुंबई वाला लिख लीजिएगा, ठीक है। मुंबई में भी आपका सूती वस्त्र उद्योग है जो कि महाराष्ट्र में है। और एक आपका कहाँ पे? अहमदाबाद में बताया, ठीक है। अहमदाबाद में भी आपका सूती वस्त्र उद्योग है, अहमदाबाद जो कि गुजरात में पड़ता है। इस चिन्ह के द्वारा दर्शा दीजिएगा। इसके बाद अगला है चौथा वाला कि एक प्रमुख लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र इस चिन्ह के द्वारा नाम से आपको दर्शाना है। तो एक प्रमुख लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र, तो लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र तीन जगह पे कोई भी नाम लिख सकते हो। ओडिशा लिख सकते हो, ओडिशा में भी है। ओडिशा के साथ साथ आपका झारखंड में भी है, झारखंड भी आप मानचित्र के दर्शा सकते हो। झारखंड के साथ साथ आपका कर्नाटक में भी है। तो तीन मैंने आंसर बता दिया, ठीक है। ओडिशा, कर्नाटक, झारखंड और कर्नाटक, तीनों में से कोई एक आप मानचित्र दर्शा दीजिएगा। तीनों जगह पर लौह अयस्क उत्पादन क्षेत्र है। पांचवा है कि पश्चिमी तट का एक बंदरगाह, समुद्री बंदर, ठीक है, इस चिन्ह के द्वारा आपको दर्शाना है। तो पश्चिमी तट पर कोई एक बंदरगाह का नाम आपको इस चिन्ह के द्वारा। तो देखिए, पश्चिमी तट पे अगर बंदरगाह का बात हम करें तो वहां पे एक पड़ता है आपका ममरगायो। ममरगायो आपका एक बंदरगाह पड़ता है जो कि आपका कहाँ पे है? गोवा में, ठीक है, पश्चिमी तट पे गोवा में। और एक है आपका मुंबई में भी, ठीक है। मुंबई में भी आपका एक बंदरगाह है जो कि पश्चिमी तट का इलाका है, मुंबई, ठीक है। मुंबई मतलब महाराष्ट्र में। तो दोनों में से ये वाला लिख दीजिएगा, ये वाला लिख दीजिएगा। क्लियर है? आप ये पेपर पूर्ण रूप से हो गया मेरे प्यारे बच्चों समाप्त। अगर आपको 20 फरवरी को मेरे प्यारे बच्चों 70 में से 70 नंबर चाहिए तो इस पेपर को आपको तैयार करना पड़ेगा। वीडियो को पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।